हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जो कि हमारे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, ये दिया है उत्तर व्यवहारवादी के विषय में कि जो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वह किस पे विश्वास करता है। तो यह विश्वास करता है मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करना चाहता है। उत्तर व्यवहारी राजनीतिक सिद्धांत और क्या करना चाहता है, तो कार्य और प्रासंगिकता से संबंध होता है इसका। और यह उत्तर व्यवहारवादी जो सिद्धांत है ये परिवर्तनमुखी होता है, परिवर्तन उन्मुखी होता है। तो उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत जो है ये किसमें विश्वास करता है, तो मूल्य और तथ्य के परस्पर सहयोग में विश्वास करता है, परस्पर संबंध में विश्वास करता है। और जो यह सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवादी, ये कार्य और प्रासंगिकता के संबंध को मानता है या स्थापित करता है। और यह सिद्धांत जो है यह परिवर्तन उन्मुखी होता है। और देखिए, सकारात्मक उदारवादी की मान्यता क्या है, तो जो सकारात्मक उदारवादी हैं वे कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं। कल्याणकारी राज्य के रूप में वे छोटे राज्यों या नैनो राज्य जिसे कहते हैं, और वह नैतिक माध्यम के रूप में राज्य को स्वीकार करते हैं। देखिए, अगला हमारा है कि मार्क्स की क्या मान्यता है। तो जो मार्क्स है वे भौतिक जो विचार है वे भौतिक शक्तियों की अन्य क्रियाओं का प्रतिबिंब होता है। जो विचार है वो क्या है, तो वो भौतिक शक्तियों के अनन्य क्रियाओं का प्रतिबिंब होता है और आधार अधिरचना का निर्धारण करता है। यह वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। विचार जो है यह क्या होती है, गतिशील होती है, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है और अधिरचना का निर्धारण करती है। और यह भौतिक शक्तियों के अनन्य क्रिया का प्रतिबिंब होता है जो विचार होता है। उसके बाद हमारा देखिए रॉल्स की न्याय संकल्पना का जो वितरण सिद्धांत है। रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का वितरण सिद्धांत दिया था, जो वह किस सिद्धांत पर आधारित है यह पूछा गया है। तो रॉल्स का जो न्याय की संकल्पना का वितरण सिद्धांत है ये आधारित था अंतर सिद्धांत पर। और देखिए, रॉल्स के जो सिद्धांत है, समझौते का सिद्धांत है, अंतर सिद्धांत, संप्रक्त पद्धति सिद्धांत, ये तीनों रॉल्स के सिद्धांत हैं। तो जो रॉल्स ने जो न्याय की संकल्पना जो वितरण का सिद्धांत दिया था वो लिया था अंतर सिद्धांत पर आधारित था इनका न्याय का वितरण का सिद्धांत। अगला हमारा प्रश्न है कि विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगला है कि सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह कहाँ से ली गई थी। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद किया था महात्मा गांधी जी ने गुजराती में, वह था डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से इन्होंने लिया था। सत्यवीर की कथा इन्होंने ली कहाँ से, तो डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से। अगला हमारा देखिए, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में अनुकूलित किया गया। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में अनुकूलित किया गया किसके द्वारा, तो माओ से तुंग द्वारा। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में अनुकूलित किया गया माओ से तुंग द्वारा। नेक्स्ट है कि न्याय के लिए ग्रीक शब्द दकियासुन कहते हैं इसे, या दिकासुन। न्याय के लिए जो ग्रीक शब्द है दकियासुन या दिकासुन, यह कथन सत्य है, यानी न्याय के लिए ग्रीक शब्द दकियासुन का यूज किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था पर लॉक के विचार क्या है। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है उस पर लॉक ने पूर्व राजनीतिक विचार दिए हैं। स्टेट ऑफ नेचर जो प्राकृतिक अवस्था है इस पर लॉक ने पूर्व राजनीतिक विचार दिया है। मैकियावली पर निम्न कथन, जो मैकियावली से संबंधित सत्य कथन है, देखिए इनके जो द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों पे अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। तो मैकियावली की बुक के संबंधित में जो सत्य कथन है उसका चयन करना था यहाँ पे। तो जो इनकी पुस्तक है द प्रिंस, वे राजाओं की गुणताओं से संबंधित है। और जो द डिस्कोर्सेस है उसमें इन्होंने नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि अरविंदो अपनी राजनीतिक विचारधारा, क्रांतिकारी क्रियाकलाप तथा लाइफ डिवाइन में से किसके लिए विख्यात थे। तो जो अरविंदो थे वे विख्यात थे लाइफ डिवाइन के लिए। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है, इसके लिए विख्यात थे। देखिए, कथन और कारण में दिया गया है कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है और अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो देखिए ये गलत है, ये सत्य है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अगला हमारा है, देखिए इसमें क्या करना है, तो लेखक और उनकी पुस्तक देख लें। जो फ्रेडरिक है की पुस्तक है द रोड टू सफरडम, जॉन्स रॉल्स की है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस,
अमर्त्य सेन की पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस और प्लेटो की पुस्तक है दी पॉलिटिक्स। तो फ्रेडरिक हेकी द रोड ऑफ सफरडम, जॉन रॉस ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ जस्टिस और प्लेटो दी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, देखिए जो अरस्तु के कार्य हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसका जो उस सिद्धांत का सही अनुक्रम है। पहले इन्होंने भौतिक कारण, निमित्त कारण दिया, उसके बाद औपचारिक कारण, फिर अंतिम कारण। अरस्तु का जो कार्य उत्पादन सिद्धांत है, पहला भौतिक कारण, निमित्त कारण, भौतिक कारण, फिर निमित्त कारण, उसके बाद औपचारिक कारण और अंतिम कारण। ये सही अनुक्रम है अरस्तु के द्वारा कार्य उत्पादन सिद्धांत के कारकों का। सही अनुक्रम क्या है? पहला भौतिक कारण, फिर निमित्त कारण, औपचारिक कारण, फिर अंतिम कारण। अगला हमारा है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था। सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। यह कथन किसका है? क्या कहा गया है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था और सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीतिक में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण जो था वह दुर्बल था। यह कथन है हंटिंगटन का। हंटिंगटन कहते हैं कि जो संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण है ये किस में दुर्बल था? तो परिवर्तन में दुर्बल था। और सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में दुर्बल था। और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण जो था, सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास का दृष्टिकोण दुर्बल था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हंटिंगटन का। अगला है, देखिए किसके द्वारा मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मक वाद की व्याख्या की गई? तो किसके द्वारा मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मक वाद की व्याख्या की गई? तो ये की गई थी डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन के द्वारा। डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन के द्वारा मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मक वाद की व्याख्या की गई। नेक्स्ट हमारा है कि इनपुट आउटपुट विश्लेषण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संप्रेषण सिद्धांत तथा व्यवहारात्मक दृष्टिकोण में से किसने मानवीय व्यवहार की अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का प्रयास किया था? तो यह संप्रेषण सिद्धांत ने, जो संप्रेषण सिद्धांत है, कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है, इसमें इनपुट आउटपुट विश्लेषण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संप्रेषण सिद्धांत तथा व्यवहारात्मक दृष्टिकोण में से एक मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरी आमुखीकरण देने का प्रयास किया था संप्रेषण सिद्धांत ने। अगला हमारा है कि आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। जो आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं वे अमेरिका, स्कैंडिनेवियन देश, विकासशील देश तथा लैटिन अमेरिकी देशों में से किस देश की राजनीतिक व्यवस्था से अधिकांशतः मिलती है? तो जो आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं वे अमेरिका से अधिकांशतः मिलती है। इन देशों की अपेक्षा अमेरिका से अधिकांशतः मिलती है आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट है कि देखिए हंटिंगटन, लुसियन पाई, ऑर्गेनिस्ट तथा आलमंड में से कौन है जो राजनीतिक संगठनों के सांस्थानिकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानता है? तो जो हंटिंगटन है ये राजनीतिक संगठनों के सांस्थानिकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। हंटिंगटन राजनीतिक संगठनों के सांस्थानिकीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। कौन? तो हंटिंगटन। नेक्स्ट है एलिट सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संप्रेषण सिद्धांत तथा गेम थ्योरी में से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई थी? तो एलिट सिद्धांत में। जो एलिट सिद्धांत है इसमें सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई थी। लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा सबसे पहले आरंभ की गई थी एलिट सिद्धांत में। किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया? तो ला पलम्बरा और माइनर विनर ने। ला पलम्बरा और जो माइनर विनर है इन्होंने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी और एक दल बहुवादी, एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया। किसने? तो ला पलम्बरा और माइनर विनर। अगला है अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक तथा संघीय व्यवस्था वाले सरकारों में से विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है। विधानमंडल के अनिवार्य के रूप में द्वितीय भाग के रूप में द्वितीय सदन संघीय व्यवस्था में होता है। विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन कहाँ होता है? तो संघीय व्यवस्था में।
द सिविक कल्चर रिविजिटेड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर एक अध्याय है? तो देखिए, भारत की राजनीति पर एक अध्याय है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स टुडे में। भारत की राजनीति पर एक अध्याय, ये कहाँ? भारत में संसदीय संघीय रिपब्लिकन, अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक है यूनाइटेड किंगडम में, और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन कहाँ पर है? तो फ्रांस में। संसदीय संघीय रिपब्लिकन भारत, अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक जो है वह ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन कहाँ पे है? तो फ्रांस में। देखिए, संघीय व्यवस्था भारत में है संसदीय संघीय व्यवस्था, और जो अमेरिका में है वह अध्यक्षात्मक संघीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? तो एकात्मक राजतंत्र व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, और फ्रांस में अध्यक्षात्मक एकात्मक संसदीय व्यवस्था है। अगला हमारा है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट समझौता है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। देखिए, शिमला समझौता, जो शिमला समझौता है ये कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1971 में। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता होता है। किसके बीच? तो भारत की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच होता है 1972 में। भारत की ओर से 90,000 से ज़्यादा पाक सैनिकों को बंदी बनाए जाने के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तान ने यह समझौता किया था, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देश आपस में बातचीत के जरिए कश्मीर से जुड़े विवादों को सुलझाएंगे और इसमें कोई भी तीसरा पक्ष नहीं आएगा। यूएनए भी इसमें, जैसे यूनाइटेड नेशन भी इसमें नहीं आएगा। शिमला समझौता के अंतर्गत यह फैसला हुआ था कि तीसरा पक्ष कोई नहीं आएगा, यूएन भी नहीं आएगा। भारत और पाकिस्तान मिलके इन दोनों देशों की जो समस्या होंगी ये आपस में सुलझाएंगे। यह किया गया था इन जो शिमला समझौता हुआ था। अगला हमारा देखिए है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है यह नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अपनी पूर्वी पड़ोसी के साथ बेहतर आर्थिक जुड़ाव के लिए तैयार किया था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सामान्य रूप से उसके क्षेत्र देशों और विशेष रूप से वियतनाम और जापान के साथ, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वह विशेष रूप से वियतनाम और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के लिए एक उपकरण के रूप में परिवर्तित करते हुए इस पर विशेष बल दिया। और उल्लेखनीय है कि अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत जो है वह पूर्वी एशिया के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, और इस नीति का एक उद्देश्य आसियान देशों में निर्यात को बढ़ावा देना भी था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी नरसिम्हा राव ने 1991 में। अगला है देखिए, श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना जो थी ये हुआ था किसके कार्यकाल में? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। श्रीलंका में शांति स्थापना के उद्देश्य से भारत श्रीलंका शांति समझौता पर हस्ताक्षर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के मध्य 1987 में हुआ श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना जो। और लाहौर घोषणा पत्र जो है, देखिए लाहौर घोषणा जो होती है वह अटल बिहारी वाजपेयी के समय होती है, जब कारगिल युद्ध के पश्चात फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। किसके मध्य हुए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के अलावा क्या था? वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि भी थी, जो लाहौर घोषणा पत्र था। और इस घोषणा पत्र में शिमला समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों ने क्या किया था? तो संकल्प दोहराया था। ये देख लेते हैं कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है।
तो जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था की संरचनाओं द्वारा कुछ कार्य या विकार का होना आवश्यक मानता है। यह दृष्टिकोण विश्लेषण की इकाई के रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इस दृष्टिकोण का मानना है कि एक प्रकार के प्रकारों के लिए एक जैसी संरचना का होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकारों की अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इसी आधार पर यह संरचनाओं को परिभाषित करता है। और जो ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है, इसका मानना है कि संस्कृति में परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन का आधार है और यह दृष्टिकोण विकार को भी प्रकारों के समान ही महत्व देता है। विशेष परिस्थितियों में विकार प्रकार के स्थान लेकर व्यवस्था का अनुरक्षण कर सकता है। ये बात करता है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। देखिए अगला है हमारा भारत। देखिए जो अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला है कि संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो कार्यपालिका के विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन संघीय पद्धति। देखिए अमेरिकन जो संघीय पद्धति है, जो अमेरिकन संघीय पद्धति है, इसे जो केसी वियर है, अमेरिकन संघीय पद्धति को केसी वियर ने अन्य संघीय पद्धतियों के लिए मॉडल पद्धति माना है। अमेरिकन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा स्थापित की गई थी। संविधान सभा स्थापित की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। पॉल ब्रश हैं, इनके द्वारा भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरात में बना था। भारत का संविधान जो है वह आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरात में बना था। ये बात करते हैं कौन, तो पॉल ब्रश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो यह है अनुच्छेद 31B। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं वह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारतीय राजनीति को मार्गजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? जो भारतीय राजनीति जो है उसे मार्गजन्य व्यवस्था आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये लॉयड और रुडोल्फ और सुसेन रुडोल्फ द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है। जाति आधारित जो आरक्षण उसे माना जाता है सकारात्मक भेदभाव। दलित टाइगर जो है, देखिए दलित टाइगर, भीम शक्ति, दलित पैंथर तथा दलित एलिफेंट आदि दलित आंदोलनों में से किस आंदोलन के नेता थे? राजा धरे और नामदेव धसल थे दलित पैंथर के आंदोलन के नेता। ये वहाँ कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था यह। नेक्स्ट है लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फ्स माना। इसका अभिप्राय क्या है? जो रुडोल्फ होता है, जैसे लॉयड और सुसेन रुडोल्फ जो है, इन्होंने भारत में राज्य को माना है पॉलीमॉर्फ्स। इसका अभिप्राय है विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। देखिए अगला है कि अमर्त्य सेन, सुब्रता कविराज, प्रणव वर्धन तथा हंजा अलवी में से कौन है जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया के लेखक हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है प्रणव वर्धन है पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया के लेखक। देखिए
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य के मुख्य सचिव में से किसमें शक्ति निहित होती है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए किसके लिए किसमें यह शक्ति निहित होती है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग में यह शक्ति निहित होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और पंचायतों के निर्वाचन के संचालन में। देखिए अगला है, मुस्लिम लीग का उद्गम हुआ 1906 में, लखनऊ समझौता होता है 1916 में, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा परिवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया 1940 में। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। कब दिया गया था? 1940 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती थी 1928 में। लखनऊ समझौता होता है 1916 में और मुस्लिम लीग का उद्गमन होता है 1906 में। अगला है देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तथा आर वेंकट रमन, जो भारत के राष्ट्रपति का सही अनुक्रम हमें क्या करना है? लगाना था इसमें। तो सबसे पहले कौन आता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, उसके बाद आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आते हैं आर वेंकट रमन और फिर आएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला हमारा देखिए, संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में सत्य कथन का चयन करना था इसमें। तो संगठनात्मक सिद्धांत क्या है? तो संगठनात्मक सिद्धांत जो है, संगठनात्मक सिद्धांत को बताते हुए जो गुलिक है, गुलिक जो है ये फियोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे। संगठनात्मक सिद्धांतों को बताते हुए जो गुलिक हैं ये फियोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित था और उर्वी प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों के प्रयोग के संदर्भ में चेतावनी देता है। फियोल का आदेशों की एकता के सिद्धांत में विश्वास था। ठीक, जो संगठनात्मक सिद्धांत हैं, देखिए संगठनात्मक सिद्धांत को बताते हुए गुलिक जो है ये क्या करता है? तो फियोल के 14 सिद्धांत से प्रभावित था। जो गुलिक थे ये किससे प्रभावित है? तो फियोल के 14 सिद्धांतों से। जो उर्विक हैं ये प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों के प्रयोग के संदर्भ में चेतावनी देते हैं। ठीक, और जो फियोल हैं ये आदेशों की एकता के सिद्धांत का विश्वास करते हैं। अगला देखिए है, जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं वे मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच से संबंधित हैं। मास्लो जो है द नीड हायरार्की से संबंधित है, आवश्यकता के सिद्धांत से। फ्रेड डब्ल्यू रिक जो है ये द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टस सिद्धांत से रिलेटेड है। एमपी फॉलेट जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से संबंधित है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच, अब्राहम मास्लो द नीड हायरार्की, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टस, एमपी फॉलेट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से संबंधित है। देखिए अगला है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में सत्य कथन है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार के आदेश के बारे में सत्य कथन है। तो यह जो चेस्टर आई बर्नार्ड है वे वैध अधिकार का आदेश बतलाते हैं कि यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए और यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, इसे व्यवहार्य होना चाहिए। किसे? तो वैध अधिकार के आदेश को किसके अनुसार? तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार। मूनी के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना क्या कहलाता है? तो मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है प्रत्यायोजन। नेक्स्ट है कि विकास प्रशासन क्रियान्मुखी, उद्देश्योन्मुखी, प्रशासन उन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडवर्ड विनर का। यहाँ देखिए गया परिकल्पना जो है ये देखिए बहुत पूछा जाता था, इस समय हर शिफ्ट में पूछा गया था, इस बार भी जो एग्जाम हुआ था और इससे पहले भी पूछा गया था। तो जो गाया हाइपोथेसिस थ्योरी है यह क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है जो बताती है कि पृथ्वी एक जटिल जीवित इकाई है जिसमें जीवों एवं उनके भौतिक परिवेश के बीच स्व विनियमन जुड़ाव के आधार पर एक संतुलन कायम है। ठीक, और यह जो परिकल्पना है गाया हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी, ये जो गैया है जिसके नाम पर यह रखा गया वो क्या है? तो पौराणिक ग्रीक देवी है जिसके नाम पर यह रखा गया है और पृथ्वी का यह प्रतिनिधित्व करती है। इस परिकल्पना को 1972 में सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक जो जेम्स लॉवलॉक थे, इन्होंने अपने पत्र गाया एज सीन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर के माध्यम से प्रस्तुत किया था।
जेम्स लवलॉक ने अपने पत्र गाया ए सीन थ्रू द एटमॉस्फेयर के माध्यम से प्रस्तुत किया था। कब? तो 1972 में। और लवलॉक कौन थे? लवलॉक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक। और जेम्स लवलॉक की गैया परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच की चुनौती देती है। लवलॉक कहते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की भौतिक प्रणाली में परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे जीवित प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने के लिए प्रतिक्रिया देती है। तो ये थे गाया हाइपोथेसिस थ्योरी, जो कि एग्जाम में इस बार बहुत पूछी जा रही है। ये देखिए एडमर्क के रूढ़िवाद का प्रमुख जो रूढ़िवाद है, एडमर्क को रूढ़िवाद का प्रमुख नायक माना जाता है, जबकि समकालीन विचारकों में माइकल लॉकसार्ट को रूढ़िवाद का प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है और फ्रेडरिक वॉन हेयक भी रूढ़िवादी विचारक है। लेकिन जो इसके रूढ़िवाद के जो जन्मदाता माने जाते हैं, प्रमुख नायक जो माने जाते हैं, वे एडमंड बर्क माने जाते हैं। देखिए 1857 के संघर्ष के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है कि 4 महीनों का यह संघर्ष किसान विद्रोह था, तो कुछ कहते हैं कि यह सैन्य विद्रोह था। देखिए जो वीडी सावरकर है, इनकी पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था 1857 की क्रांति का। फिर 20वीं सदी के शुरुआती दौर के जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे 20 स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया, जो कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद देखिए इतिहासकार जो मजुमदार थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को बताया कि यह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। इस सैनिक का विद्रोह, जिसे सैनिकों का विद्रोह माना गया, जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ था। यह किसका कथन था? तो यह कथन था आरसी मजुमदार का। देखिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। देखिए पंचशील समझौता, जो कि होता है 1954 में। 28 अप्रैल 1954 को पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले जो प्रधानमंत्री थे वे चाउ एन लाई के बीच व्यापार और शांति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कब किया गया? तो 1954 में। पंचशील समझौता किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के मध्य होता है। अगला हमारा समझौता देखिए भारत सोवियत मैत्री संधि। भारत सोवियत मैत्री संधि कब होती है? तो 1971 में होती है। 9 अगस्त 1971 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जो सरदार स्वर्ण सिंह थे एवं सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई गोमिको के बीच भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों के में मील का पत्थर बनी। उसके बाद आती है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा भारत के पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आता है गुजरात सिद्धांत। गुजरात सिद्धांत होता है 1996 में। गुजरात सिद्धांत का प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार ने विदेश मंत्री रहे जो श्री इंद्र कुमार गुजराल थे, इन्होंने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते अपने पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे और उनके साथ सौहार्द संबंध रखे, और भारत की विदेश नीति में यह भी मील का पत्थर साबित हुआ था। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें गीतांजलि जो है ये आती है 1910 में। गीतांजलि 1910 में आती है और यह संबंधित था, इसमें जो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव गीतांजलि में था, ईश्वर के प्रति समर्पण। गोरा जो है ये 1910 में ये भी आती है और इसमें गोरा में औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद जो साधना है जो 1913 में आती है, इसमें जीवन के बोध से रिलेटेड है साधना, जो कि 1913 में आती है। और घरे बायरे ये 1916 में आती है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ दिया गया है घरे बायरे में। तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी इनकी कौन सी पुस्तक है? तो घरे बायरे। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं। लोक लेखा समिति जो कि 1921 में आती है। लोक लेखा समिति का गठन होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत और सन 1921 में यह आती है। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से हैं।
इस सभी पक्षों का यह जो है लोक लेखा समिति जो है सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है तथा इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं वह विपक्षी पार्टी के सदस्य होते हैं। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या है, देख लीजिए लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति में CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न स्वायत्त अर्ध स्वायत्त संस्थानों के लिए स्वीकृत राशि तथा उसकी तुलना में कम या अधिक व्यय का निर्धारण करता है। किसी भी क्षेत्र एवं कार्यों के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है कौन? तो लोक लेखा समिति। नेक्स्ट जो हमारी समिति है यह है प्राक्कलन समिति, जो कि आती है 1950 में। प्राक्कलन समिति कब आती है? 1950 में। इस समिति का गठन 1950 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई की अध्यक्षता में किया गया और इसमें 30 सदस्य हैं, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राक्कलन समिति के, वे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और देखिए इस समिति का कार्य क्या, इस समिति का कार्य है मुख्य कार्य कि यह समिति बजट पेश होने के बाद अनुदान की मांगों पर विचार करते हुए विभिन्न अनुदान की मांगों पर विचार करती है। उसके बाद इस समिति के माध्यम से बजट में अनियमितता या सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने में संसद को मदद मिलती है। और जो प्राक्कलन समिति है इसके माध्यम से किसी भी योजना के लिए बजट अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इस समिति में 22 सदस्य हैं। अगला देखिए हमारा जो समिति है वह है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति जिसकी स्थापना होती है 1964 में और इस समिति में भी 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य थे, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और सरकारी उपक्रम संबंधी यह समिति है देश के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास और औद्योगिक कृषि वाणिज्यिक उपक्रम की स्थापना के लिए इसके यह क्या करती है? तो नियंत्रित करती है। जो उद्यम समिति है लोक उद्यम समिति। अगला हमारा है विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति आती है 1963 में। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसा पर 8 अप्रैल 1993 को संसद की 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मंत्रालयों पर नियंत्रण विशेषकर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है। और प्रत्येक समिति में क्या होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं विभागीय स्थायी समिति में, जिनमें से 30 लोकसभा तथा 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। जो विभागीय स्थायी समिति इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यों की नियुक्ति में अनुपातिक दलीय प्रतिनिधित्व का पर ध्यान रखा जाता है। और 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष एवं 6 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। विभागीय स्थायी समितियों का जो कार्य है वह है मंत्रालय विभागों के अनुदान मांगों पर विचार करना है, उसके बारे में मंत्रालय एवं विभागों को वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना, इसकी रिपोर्ट बनाना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।